बेशर्म बहू की दिवाली पूजा। गायत्री सुबह सुबह अपने पति अशोक के साथ पार्क में टहलने गई थी कि तभी उसके सामने से आ रही दो लड़कियों पर नजर पड़ती है, जिन्होंने टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहने थे और वो रनिंग करते हुए उनके पास से गुजरती हैं। उनकी टांगे पूरी दिखाई दे रही थी। ये देखकर गायत्री आंखें बंद करते हुए कहती है, छे छे, शर्मो हया तो जैसे बेच खाई है। आजकल की लड़कियों ने कैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, देखो तो कैसे भाग रही है। अरे इतने छोटे कपड़े तो मैं 5 साल की बच्चियों को भी ना पहनने दूं, और ये तो इतनी बड़ी सांड होकर ऐसे बच्चों के जैसे कपड़े पहनकर भाग रही हैं। अरे गायत्री, तुम भी हद करती हो। आजकल के बच्चे ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अरे अब तुम क्या चाहती हो कि ये साड़ी पहनकर रनिंग करें? अरे साड़ी नहीं तो सूट सलवार पहन सकती हैं। ऐसे बड़बड़ करते हुए गायत्री अशोक के साथ घर आती है, जहां आरती अपने पति के साथ बैठी हुए चाय पी रही थी। गायत्री को आता देख आरती झट से उठ जाती है और अपना पल्लू ठीक करके घूंघट करते हुए रसोई में जाती है और अपने सास ससुर के लिए चाय लाती है। कुछ देर के बाद समीर ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। आरती समीर के लिए नाश्ता डाल रही थी और खुद चाय पीने लगती है। तभी समीर वहां आता है। आरती, मेरे लिए भी एक कप चाय दे दो। आरती चाय लेने जाती है, तभी समीर आरती के कप से चाय पीने लगता है। ये देखकर गायत्री गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, हे राम, क्या कलयुग है। अरे भला पत्नी का जूठा कौन खाता है? क्या माँ, अब इसमें क्या है? हे राम राम राम, सब बेशर्म होते जा रहे हैं। गायत्री की आवाज सुनकर आरती भागकर आती है। क्या हुआ माँ जी? हाँ हाँ, अब इसे भी बताओ। अरे अपना पल्लू ठीक करो पहले, सर से खिसकना नहीं चाहिए। बहुएं जितना मर्यादा में रहे उतनी अच्छी लगती हैं। अरे हम भी थे, जितना मर्जी काम करते थे। मजाल है कि पति से पहले एक घूंट पानी भी अंदर चले जाए। सर पर घूंघट कर दिन भर काम में लगे रहते थे। मजाल है कि पल्लू सर से खिसक जाए। लेकिन आजकल की बहुओं को तो देख लो, घर के काम करने में तो इनके सांप सूंघ जाता है, और छोटे छोटे कपड़े पहनकर इनसे जितना मर्जी भगवा लो। लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे घर में बहुएं हमेशा घूंघट में और साड़ी में ही रहेंगी। इसलिए ध्यान रहे, आगे से ये पल्ला तेरे सर से खिसकना नहीं चाहिए। अरे अब सब पुराने विचारों को त्याग भी दो। अरे तुम तो चुप ही रहो। तू बड़ी बहू यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा मेरे लिए खाना डाल दे। जी माँ जी, मैं अभी डालती हूँ। गायत्री देवी को आजकल के मॉडर्न कपड़ों वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो जब किसी को भी ऐसे छोटे कपड़े पहनता हुआ देखती थी तो बड़बड़ाना शुरू कर देती थी। गायत्री के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा समीर, जिसकी शादी आरती से हुई थी, और आरती बिल्कुल अपनी सास के कहे पर चलती थी, लेकिन फिर भी गायत्री उससे कभी खुश नहीं रहती थी। वो किसी न किसी काम में उसकी कमी निकाल ही देती थी। एक दिन गायत्री के छोटे बेटे कबीर का फोन आता है। पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना था। वो मैंने शादी कर ली है। क्या? शादी कर ली? हाँ जी पापा, मैं अभी दिवाली की छुट्टी पर ना उसे आपसे मिलवाने आऊंगा। ठीक है बेटा। ये सब पास बैठी गायत्री सुन रही थी। अरे हे भगवान, पता नहीं किससे शादी कर ली होगी। अगर वो छोटे कपड़े पहनती हुई आई ना, तो मैं उसी समय उसे घर से भगा दूंगी। दिवाली का दिन आता है। अशोक ने नई बहू के आने पर एक पूजा रखी थी। घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। दूसरी तरफ कबीर और दिव्या अपनी कार से दिल्ली से कानपुर आते हैं। कुछ देर के बाद गाड़ी घर के बाहर रुकती है और पीछे से दिव्या नाइट सूट पहने हुए गाड़ी से नीचे उतरती है। दिव्या को इस रूप में देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। कबीर बेटा, बहू पहली बार घर आ रही है। अरे कुछ तो ढंग के कपड़े दिला सकता था इसको। अरे माँ, इतना लंबा सफर था तो इसने कुछ कंफर्टेबल सा पहन लिया। कबीर अपनी माँ के पैर छूता है। नमस्ते आंटी जी।
हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारी सास हूं तो मुझे मम्मी जी बोलो। ठीक है मम्मी जी। ठीक है ठीक है, अब तुम जल्दी से अंदर जाओ और जल्दी से साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। गायत्री को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने चुपचाप अपनी बहू को अंदर भेज दिया। दिव्या के ऐसे कपड़े देखकर गायत्री डर जाती है। ये नई बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे पढ़ी लिखी नौकरी वाली है तो क्या हुआ, मैं ऐसे कपड़े तो इसे हरगिज नहीं पहनने दूंगी। शाम को दिवाली की पूजा पर इसने कुछ ढंग के कपड़े नहीं पहने तो, अरे नहीं नहीं, मुझे तो इसे ठीक करना ही होगा। ये सोचकर गायत्री दिव्या के कमरे में जाती है। अरे छोटी बहू, दिखा तो शाम को पूजा में कौन से कपड़े पहनने वाली है। ये वाली साड़ी कैसी रहेगी माँ जी? अच्छी है, लेकिन सफेद रंग शादी के बाद, ना ना ना, ये रंग ना अच्छे नहीं लगते। अरे माँ जी, ये सफेद रंग नहीं, ये पीच कलर है। अरे जो भी हो, लेकिन तू इस साड़ी को नहीं पहनेगी। चल मुझे अपनी बाकी साड़ियां दिखा, मैं बताती हूँ तुझे कौन सी साड़ी पहननी है। दिव्या गायत्री को अपनी सारी साड़ियां दिखाती है, जिसमें से लाल रंग की साड़ी को देखकर गायत्री कहती है, हाँ ये ठीक है, इसे पहन लेना तू। ठीक है माँ जी। शाम को सब लोग घर पर आ गए थे और सब लोग नई बहू को देखने का इंतजार कर रहे थे। इधर गायत्री ने दिव्या की साड़ी तो देख ली, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका ब्लाउज कितना हॉट बना हुआ है। कुछ देर के बाद दिव्या वो लाल साड़ी हॉट ब्लाउज के साथ पहनती है और बाहर आती है। ये देखकर सब लोग हैरान थे और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। गायत्री उसे जैसे ही देखती है वो उसे अंदर ले जाती है और उसकी साड़ी अच्छे से बांधती है। अरे बहू, सर पर पल्ला कर ले, सब मेहमान आएंगे ना तो उनके सामने सर ढका हुआ ही अच्छा लगता है। दिव्या साड़ी पहनकर सर पर घूंघट रखकर बाहर आती है। तभी मोहल्ले की औरतें बातें करती हैं। सावित्री तो इसे घूंघट में रहना सिखा कर ही मानेगी। उसके बाद दिवाली की पूजा होती है और गायत्री की नई बहू सब मेहमानों से मिलती है। बहू, इन सबके पांव छूकर आशीर्वाद लो। दिव्या सबके पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ये दिव्या नहीं जानती थी कि उसकी सास किस खेत की मूली है। एक बार जो उसने साड़ी पहन ली तो फिर वेस्टर्न कपड़ों का नंबर तो कभी नहीं आने वाला। अब तो इस बेचारी को भी मेरी तरह ही रहना पड़ेगा। अगले दिन सब लोगों को मंदिर जाना था, इसलिए सुबह सुबह दिव्या आरती से पूछती है कि कल उसे क्या पहनना चाहिए। अरे तुझे क्या पहनना है क्या नहीं ये सब तो बाद की बात है, लेकिन तू इस नाइट ड्रेस में बाहर कैसे आई? हमारे घर में ये सब नहीं चलता। माँ, अभी दिव्या इस घर में नहीं आई है। अरे तू चुप कर, नई है तो क्या सबके सामने ऐसे ही घूमने दूं? सास ससुर की कुछ तो शर्म होनी चाहिए। लेकिन कबीर ने तो मुझे कहा था कि मैं जो मर्जी पहन सकती हूँ। अरे उसे क्या पता इन सब के बारे में। वैसे भी घर में बचपन में पहले तो वो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में चला गया और फिर नौकरी के चक्कर में बाहर। तू उसकी बीवी है पर मेरी बहू है और इस घर में मेरी चलती है। दिव्या उदास हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ दिव्या, क्यों सुबह सुबह उदास हो? फिर दिव्या साड़ी की बात कबीर को बताती है। अरे यार, 2-3 दिन की तो बात है, उसके बाद हम दिल्ली वापस चले जाएंगे। फिर तो तुम जैसे रहती हो वैसे ही रहोगी। अब प्लीज 1-2 दिन और एडजस्ट कर लो यार, मेरी माना ऐसी ही है। कबीर के कहने पर दिव्या साड़ी पहन लेती है और सबके साथ मंदिर चली जाती है। उसी शाम कबीर और दिव्या बाहर घूमने के लिए जाते हैं। कुछ देर के बाद एक आदमी उनके घर आता है। अशोक, अरे ओ अशोक, तुम्हारी बहू और बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, सुना है उन्हें बहुत चोट आई है। क्या? ये सब कैसे हुआ? कहाँ है मेरे बच्चे?
अरे आपकी बहू का साड़ी का पल्ला मोटरसाइकिल की चेन में आ गया और वो दोनों गिर गए। अरे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है गायत्री। तुम बहू को साड़ी पहनने के लिए बोल रही थी ना। तुम्हें पता है कि उसे इन सब की आदत नहीं है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी थी। गायत्री अशोक के साथ अस्पताल जाती है और अपनी बहू और बेटे को देखकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब गायत्री अपनी बहुओं को हर बात पर रोक टोक करना बंद कर देती है। एक औरत गर्मी की कड़ी दोपहरी में सर पर एक टोकरी लिए जा रही थी और उसके पूरे कपड़े गर्मी में पसीने से भीगे हुए थे। हे भगवान, आज तो मुझे दूसरे गांव में पहुंचने में इतनी देर हो गई। पता नहीं आज क्या होगा। वो तो अच्छा हुआ इस जंगल के रास्ते से आ गई, थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगी। गांव की सड़क से आती तो घर पहुंचने में तो आज रात ही हो जानी थी। कि तभी अचानक से सामने से एक जंगली जानवरों का झुंड तेज रफ्तार से सामने से भागता हुआ आ रहा था और वो औरत जानवरों को अपनी ओर आते हुए देखकर डर गई थी। वो कुछ और सोचती तब तक जंगली जानवर उस औरत को रौंदते हुए वहां से निकल गए और वो औरत वहीं जमीन पर गिर गई। उसके पैरों और सर पर बहुत ज्यादा चोट भी आ गई थी। बचाओ मुझे। इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाती है। तभी वहां एक लड़की आती है जो देखने में बहुत सुंदर थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इस जंगल में रहने वाली एक परी थी। परी देखती है कि औरत के पास एक टोकरी पड़ी थी और आसपास शिमला मिर्चें बिखरी हुई थी और वो उस औरत के सर और पैरों को देखती है जिन पर बहुत ज्यादा चोट भी आई हुई थी। इसको तो बहुत चोट लगी है, लेकिन ये इस जंगल में क्या कर रही थी? परी उस औरत के सर पर हाथ रखती है और वो उसके बारे में सब कुछ जान जाती है। मालती नाम की ये औरत पास के सुंदरबन नाम गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। मालती, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ और देर हो गई ना तो तुम्हें पता है सेठ पूरे महीने भर की पगार भी पूरी नहीं देगा। हाँ हाँ ठीक है, पर खाना तो खाते जाइए। बस बन गया, मैं अभी ला रही हूँ। मालती रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। इधर किशोर थोड़ी देर और देखता है, लेकिन जब मालती खाना लेकर बाहर आती है तब तक किशोर जा चुका था। हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे, कोई काम समय से नहीं करती। मेरा बेटा पूरे दिन जंगल में कुल्हाड़ी चलाता है, भूखे पेट कैसे काम करेगा। जा जल्दी खाना डब्बे में डाल दे। सोनी बेटी, सेठ के यहाँ पे दे देना, ठीक है। पर दादी, मुझे स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। स्कूल देर से पहुंची तो टीचर बहुत डांटती है। ये लो, तुम्हारा डिब्बा मैंने पैक कर दिया है। तुम स्कूल जाओ, मैं खुद वहां जाकर तुम्हारे बापूजी को डिब्बा दे दूंगी, ठीक है। मालती जल्दी जल्दी अपनी सास को खाना देती है और किशोर का डब्बा लेकर वो जंगल में जाती है, जहाँ किशोर बाकी लकड़हारों के साथ लकड़ियाँ काट रहा था। अरे भाभी, आप यहाँ? लगता है किशोर भैया आज फिर खाना लेकर नहीं आए। जी भैया जी, वो आज काम करते करते खाना बनाने में थोड़ा समय लग गया, इसलिए ये जल्दी में खाना खाए बिना ही यहाँ आ गए। अरे भाभी जी, आप मेरे पास रख दो, मैं भैया को दे दूंगा। अब आप घर जाओ। मालती अशोक के पास खाना देकर घर आ जाती है। मालती खाना खाने लगती है तो वो देखती है कि टोकरी में एक रोटी थी और अब सब्जी भी खत्म हो गई थी। मालती अचार के साथ एक रोटी खाती है और पानी से पेट भरकर अपने खेत में काम करने चली जाती है। इधर किशोर जंगल में बैठकर खाना खा रहा था कि तभी वहाँ सेठ आ जाता है। अरे देखो, अभी दोपहर भी नहीं हुई, काम एक आने का भी नहीं किया और खाने का डिब्बा खोल कर बैठ गया है। किशोर जल्दी से अपना डिब्बा बंद करता है। सेठ जी, वो सुबह काम के लिए देरी हो रही थी तो बिना खाना खाए आ गया था। अभी मेरी पत्नी यहाँ आकर डिब्बा देकर गई है तो सोचा कि थोड़ा खाना खा लूं। शाम को गोदाम आना, वहाँ तुम्हारा हिसाब करता हूँ। दिन भर सब लकड़ियाँ काटते हैं और शाम को लकड़ियाँ लेकर सेठ के गोदाम में पहुँचते हैं। सेठ सबको उनके काम के हिसाब से पैसे देता है, लेकिन जब किशोर की बारी आती है, ये लो अपने पैसे। ये क्या सेठ जी, ये तो सिर्फ 1000 रुपए है, मैंने तो 3000 रुपए का काम किया है। अच्छा,
तो अब तू मुझे हिसाब सिखाएगा? सुबह आते ही तो तू डिब्बा खोलकर बैठ जाता है, काम कब करता होगा? सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप इन सबसे पूछ लो। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। अरे मुझसे जुबान लड़ाता है। सेठ वो पैसे भी किशोर से छीन लेता है और उसे लात मारकर वहां से निकाल देता है। अरे भाग जा यहाँ से, कामचोर कहीं का। सब लोग वहां खड़े किशोर को देख रहे थे, लेकिन सेठ के सामने किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। किशोर को सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो चुपचाप अपने घर की तरफ लौटता है। किशोर बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके घर का गुजारा कैसे चलेगा। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और किशोर को टक्कर मार देती है। इस दुर्घटना में किशोर तो बच जाता है, लेकिन उसकी एक टांग में फ्रैक्चर हो जाता है। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसका ऑपरेशन किसी अच्छे से अस्पताल में करवा पाएं। अब किशोर पूरा दिन व्हील चेयर पर बैठा रहता। मुझे माफ कर दो मालती, इस समय मुझे अपने परिवार को संभालना चाहिए, लेकिन यहाँ खुद मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? आप तो मेरी हिम्मत हो। आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब मालती अपने खेतों में बहुत मेहनत करती। उसने अपने खेत में कुछ शिमला मिर्च के पौधे लगाए थे, जिसमें थोड़ी बहुत शिमला मिर्च आती थी। मालती उसे गांव में घूम घूम कर बेचा करती थी। उससे जो कुछ पैसे मिलते उसी से घर की दाल रोटी हो जाती थी। एक दिन मालती तपती दोपहर में शिमला मिर्च बेचने दूसरे गांव जा रही थी। तभी जंगली जानवरों का झुंड उसे रौंद कर चला जाता है और उसकी शिमला मिर्च की टोकरी वहीं बिखर जाती है और सारी शिमला मिर्चें अब पूरी तरह खराब हो गई थी। ये मालती के जीवन में तो बहुत दुख है। वो सुंदर परी अपनी शक्ति से मालती को एकदम ठीक कर देती है और मालती को होश आ जाता है। अरे क्या हुआ मुझे? मैं ठीक हूँ। सब ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मेरी टोकरी, मुझे जल्दी जाना है। मालती शांत हो जाओ। तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। क्योंकि मैं इस गांव की नहीं हूँ। मैं तो शिमला मिर्च खरीदने गांव की तरफ जा रही थी, तभी मुझे तुम यहाँ मिल गई। और देखो, तुम्हारी टोकरी में बहुत सारी शिमला मिर्च है। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई। और सुनो, ये कुछ शिमला मिर्च के पौधे हैं जो मुझे रास्ते में गिरे हुए मिले। न जाने किसके गिर गए हैं, लेकिन अब तो ये मेरे किसी काम के नहीं, इसलिए इन्हें तुम रख लो। परी 2000 का नोट निकालकर मालती को देती है। देखिए, मेरे पास छुट्टे नहीं है और ये शिमला मिर्च तो मात्र 500 रुपए की है। कोई बात नहीं, इन्हें तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। चलो अब मुझे जाना होगा। परी सारी शिमला मिर्च अपने साथ ले जाती है और वो वहां से गायब हो जाती है। अरे अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? मालती घर आते समय राशन लाती है और वो घर आकर सबके लिए खाना बनाती है और सब खाना खा रहे थे। मालती, आज मैंने बहुत दिनों के बाद तुम्हारे चेहरे पर सुकून देखा है। बात ही ऐसी है जी। आपको पता है, आज जंगल के दूसरे रास्ते ना मैं दूसरे गांव में सब्जी बेचने जा रही थी, तो अचानक से मेरे सामने जंगली जानवरों का झुंड आ गया। मैं तो डर के बेहोश हो गई थी। फिर न जाने कब मेरी आँख खुली तो सामने ना मैंने एक बहुत सुंदर सी लड़की को पाया। अरे उस जंगल के रास्ते क्यों गई थी? कितनी बार बोला है उस तरफ कोई नहीं जाता। उस जंगल के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अरे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और वो लड़की, वो वहाँ क्या कर रही थी? मालती घर वालों को उसके बारे में सब कुछ बताती है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, मुझे शिमला मिर्च के पौधे खेत में लगाने हैं। मालती खाना खाकर खेत में जाती है और शिमला मिर्च के पौधे लगा देती है और उन्हें पानी से सींच देती है। ऐसे ही रात हो जाती है और सब लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। अगली सुबह मालती खेत में शिमला मिर्च देखकर हैरान हो जाती है। उसके खेत में शिमला मिर्च के पौधे रंग बिरंगे लाल पीली हरी शिमला मिर्चों से भरे हुए थे। मालती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरे ये शिमला मिर्च तो जादुई शिमला मिर्च है। मतलब वो परी थी जो मेरी मदद करने आई थी।
मालती कुछ शिमला मिर्च तोड़ती है और उन्हें टोकरी में डालकर गांव में बेचती है। शिमला मिर्चें देखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि सब लोग उन्हें देखते ही खरीद ले रहे थे। बाकी की बची हुई शिमला मिर्चें लेकर मालती घर आती है और अपने घर वालों को सारी बात बताती है। बेटा, ये वही परी होगी जिसकी बातें हमारी सास हमें बताती थी, और वो कहती थी कि वो परी किस्मत वालों को ही दिखती है। क्या वो अभी भी इसी जंगल में रहती है? माँ, मुझे भी उसको देखना है। नहीं बेटा, जंगल में ना जंगली जानवर भी हैं। हमने ना कोई अच्छे काम किए होंगे जो भगवान ने उन्हें हमारी मदद के लिए भेजा। अब मालती हर रोज रंग बिरंगी शिमला मिर्चें तोड़ती और उन्हें सब्जी बाजार में बेचती, जिससे उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे। हर रोज सब्जी तोड़ने पर भी वो शिमला मिर्चें कम ही नहीं होती थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा हो जाती थी। कुछ ही समय में मालती अपने पति की टांग का ऑपरेशन एक अच्छे से अस्पताल में करवाती है। किशोर कुछ समय के बाद अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है। अब मालती और किशोर मिलकर अपने खेतों में बहुत मेहनत करते थे और जादुई शिमला मिर्च की मदद से वो बहुत धन कमा रहे थे और वो लोग जरूरतमंद लोगों की भी मदद करते थे। उन्होंने अपने पुराने छोटे से घर की जगह अब एक बड़ा सा घर बना लिया था। तो देखा आपने, जादुई शिमला मिर्च के पौधे से मालती की सारी मुसीबतें दूर हो गई और उनका परिवार खुशियों से भर गया।